जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और एक बार सारे दोस्त मुस्कुरा के बताएंगे कि आप सब एकदम ठीक है, एकदम गजब हैं, एकदम बेहतरीन हैं। और दोस्त, एक राउंड को हम पार कर चुके थे, यानी 10 प्रैक्टिस सेट करने के बाद में एक रिवीजन सेट भी हम लोग कर चुके थे। और आज हमारा 11वां सेट शुरू होगा, यानी सेकंड राउंड शुरू होगा दोस्त। और अगर आप हर एक प्रैक्टिस सेट को शिद्दत के साथ में तैयार कर रहे हैं, जो दोस्त इससे बाद में जुड़े प्लीज पिछले सेट को तैयार करते रहें, एक सेट अब का चलते रहें और एक सेट पिछला करने का प्रयास, उसको थोड़ा मतलब 20-20 मिनट, आधा आधा घंटा उसको दे के कवर करते रहिए, ठीक है। तो शुरू करेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट 11 को। और साथ में आज बाद में मैंने बताया कि एक स्लाइड में आपके लिए हर रोज ऐड करूंगा उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स की, जैसे कि आज मैंने इसमें लिया है नई नियुक्तियां। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 50 नियुक्तियां पढ़ाऊंगा दोस्त, मैं आपको चुनिंदा 10-12 नियुक्तियां बताऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम में अगर आपको प्रश्न वहां से ना मिले तो अब आप कहना, ठीक है। तो शुरू करेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेट को। निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है? 3 बार जहां पर एशियाई खेल हुए हैं। तो क्या बोलेंगे? भारत, दक्षिण कोरिया, जापान या फिर फिलीपींस? आंसर आएगा दक्षिण कोरिया ने 3 बार भैया क्या किया है, एशियाई खेलों की मेजबानी की है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 4 बार एशियाई खेल कहां पर हुए हैं, 4 बार एशियन गेम्स किस देश में हुए हैं, तो आपका आंसर आएगा कि सबसे ज्यादा है भैया, ये सबसे ज्यादा है। और आपका जो बैंकॉक है, कहां पर? जो बैंकॉक है थाईलैंड में। क्या बोलोगे? बैंकॉक है आपका थाईलैंड में। इसने कितनी बार? आपका 4 बार मेजबानी की है, ठीक है। पहली बार ये कहां पर हुए थे? 1951 में भारत में हुए, नई दिल्ली में, याद रखेंगे। 1951 कहां पर? नई दिल्ली। इवन इसमें तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नई दिल्ली में जब पहली बार हुए तो कब से कब तक हुए, तो 4 मार्च से लेकर के आपका 11 मार्च के बीच हुए थे। मुझे बताएंगे दूसरी बार कब दिल्ली में या भारत में एशियन गेम्स हुए थे? क्या बोलेंगे जी? आप कहेंगे दूसरी बार भैया हुए भारत में ही 1982 में। और कहां पर हुए थे? नई दिल्ली में हुए थे। कहां पर? नई दिल्ली में हुए थे। तो भारत में कितनी बार हुए हैं? 2 बार हुए हैं। अगर मैं पूछूं फिलीपींस में क्या हुए थे? फिलीपींस में सेकंड एशियन गेम्स हुए थे, जो बहुत पूछे जाते हैं। और सेकंड एशियन गेम्स दोस्त कब हुए आपका? तो आप कहेंगे भैया ये हुए हमारे फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी मनीला में 1954 में। क्या बोलोगे? 1954 में। तो मैं आपसे हमेशा बताता हूं कि पहले और दूसरे एशियाई गेमों में कितने वर्षों का अंतर था। पहले हुए 1951 में, एसएससी सीजीएल 2021 प्रीलिम्स में पूछा गया पहले और दूसरे एशियाई गेम्स में कितने वर्षों का अंतर था, तो आपका उत्तर आएगा 3 वर्षों का अंतर था। पहले 1951 और दूसरे 1954 में हुए। जापान में दोस्त टोक्यो में हुए तीसरे एशियन गेम्स। क्या बोलोगे? यहाँ पर आप बोलेंगे भैया यहाँ पर थर्ड एशियन गेम्स हुए थे 1958 में। बाकी सब में 4-4 वर्षों का अंतर होता है। बाकी एशियन गेम्स में अंतर पूछे तो आप कहेंगे 4 वर्षों का अंतर होता है। लेकिन पहले और दूसरे में कितने वर्षों का अंतर रहा? 3 वर्षों का अंतर रहा। अच्छा मुझे बताओ 2022 के जो एशियन गेम्स थे वो 2023 में हुए, कहाँ पर हुए थे, किस जगह पर हुए? तो क्या बोलोगे? हांगझाऊ में हुए। हांगझाऊ चाइना में ये गेम्स हुए। हांगझाऊ चाइना में ये गेम्स हुए। मैं आपसे बोलूं 2026 में एशियन गेम्स कहां पर होंगे, तो आप बोलेंगे भैया जी नगोया जापान में होंगे। कहां पर होंगे? नगोया जापान में होंगे। 2030 के एशियन गेम्स की घोषणा हो चुकी है, जो दोहा में होंगे। और 2034 के जो एशियन गेम्स है वो रियाद में होंगे, यानी कि सऊदी अरब में होंगे। कहां पर होंगे? सऊदी अरब में होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, दोहा कतर में होंगे। अच्छा मुझे बताइए अभी 2022-23 के एशियन गेम्स हुए, मेडल टेबल में पहले नंबर पर कौन सा देश रहा? पदक तालिका 2023 के जो एशियन गेम्स यानी 22 वाले थे, ये हांगझाऊ में हुए। इसमें पदक तालिका में जो पहला स्थान आया वो किस देश का आया? पहला स्थान आया दोस्त चाइना का। क्या बोलोगे? पहला स्थान आया चाइना का 201 गोल्ड के साथ में। भारत का स्थान बताइए कौन सा आया? और भारत की टेबल मेडल आपको पता होना चाहिए। भारत का स्थान आया दोस्त इसमें चौथा। और चौथे स्थान के लिए हमने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और साथ में 41 ब्रॉन्ज, यानी कि टोटल कितने मेडल आए? 107 पदक आए। 107 पदक आए। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं 2023 के एशियन गेम्स में पहला जो गोल्ड मेडल है, पहला जो गोल्ड मेडल है वो हमने किस स्पोर्ट्स के लिए जीता 2023 में? तो आपका आंसर आना चाहिए सारे दोस्तों का कि भैया हमने शूटिंग में पहला पहला मेडल जीता था। किसमें? शूटिंग में। गलत नहीं करना है, गलत नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी भारत की
23वीं महिला ग्रैंड मास्टर हैं, 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर हैं भारत की। और ग्रैंड मास्टर खेल का संबंध किस गेम से होता है? तो आप कहेंगे ग्रैंड मास्टर का संबंध होता है भैया जी चेस से, यानी कि शतरंज से। शतरंज बोले तो जिसमें कितने होते हैं? 64 खाने होते हैं, 64 खाने होते हैं, 32 रंग के। क्या बोलोगे? 32 खाने होते हैं। रंग कितने होते हैं? क्या बोलोगे? कितने रंग के? 2 रंग के खाने होते हैं। क्या बोलोगे? 2 रंग के भाई साहब खाने होते हैं। चेसमैन मैं आपसे पूछूं, चेसमैन कितने होते हैं इसमें? चेसमैन होते हैं इसमें एक पक्ष में 16। क्या बोलोगे? एक पक्ष, एक खिलाड़ी के पास में 16 चेसमैन होते हैं। कितने होते हैं? 16 चेसमैन। दूसरे वाले के पास भी 16 चेसमैन होते हैं। उनमें आप लोग जानते हैं सबसे आगे प्यादे होते हैं, पीछे आपका घोड़ा, हाथी, वजीर, ठीक है, ऊंट, और ये आपका सब होते हैं। राजा तो होता ही होता है। अच्छा जी, कौन बनी है जी? प्रियंका नुटक्की बनी है, प्रियंका नुटक्की। ऑप्शन डी देखिए, सुब्बारमन विजयलक्ष्मी, ये पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं, तो आपको पता होना चाहिए पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी आपकी? 2001 में ये बनी थी। क्या बोलोगे? सुब्बारमन विजयलक्ष्मी थी। ठीक है, अभी हाल ही में 24वीं वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? 24वीं वुमेन। और 25वीं वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? 24वीं दोस्त आपका बनी है, क्या बोलोगे? 24वीं बनी है हमारी राशिदा रवि। क्या बोलोगे? राशिदा रवि बनी है। और 25वीं बनी है आपका सविता श्री। क्या बोलोगे? सविता श्री बनी है 25वीं। तो ये तो हुई महिलाओं की बात। मैं आपसे बोलूं भारत के पहले ग्रांड अगर मैं बोलूं मास्टर कौन थे ओवरऑल, तो पुरुषों में जो पहले ग्रैंड मास्टर हैं दोस्त, पहले ग्रैंड मास्टर चेस से कौन बने थे आपके? आप बोलेंगे पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। क्या बोलोगे? विश्वनाथन आनंद। कोई ऐसा छात्र है जो बता सके मुझे विश्वनाथन आनंद की पुस्तक कौन सी है? विश्वनाथन आनंद 1988 में ग्रैंड मास्टर बने दोस्त। इसकी पुस्तक का नाम कितने दोस्त बता सकते हैं? अभी हाल ही में बहुत चर्चित रहे थे आपका 83वां ग्रैंड मास्टर ओवरऑल महिलाओं के साथ में भी। 84वां ग्रैंड मास्टर GM4 ग्रैंड मास्टर कौन बना? 83वां आदित्य सामंत बने। क्या बोलोगे? आदित्य सामंत बने 83वें ग्रैंड मास्टर आपका ओवरऑल। और 84वें बनी आपकी कौन? वैशाली बाबू। क्या बोलोगे? वैशाली बाबू आपका मेल और फीमेल दोनों में। ठीक है, वैशाली बाबू 84वीं ग्रैंड मास्टर, ये आपको याद रखना है दोस्त। बहुत सारे दोस्तों ने लिखा विश्वनाथन आनंद की पुस्तक है माइंड मास्टर। वेरी गुड, बहुत शाबाश दोस्त। क्या बोलोगे? माइंड मास्टर बुक के लेखक कौन है? माइंड मास्टर बुक के लेखक कौन है? तो विश्वनाथन आनंद जी हैं। विश्वनाथन आनंद के बारे में आपको एक बात और पता होनी चाहिए दोस्त, कि विश्वनाथन आनंद ही हैं जिनको सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अब क्या हो गया है, सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या बोलोगे? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले किसको मिला था मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि विश्वनाथन आनंद जी को मिला। क्या आप बता सकते हैं किस वर्ष में मिला था? तो आप बोलेंगे भैया 1991-92 में मिला। कब? 1991-92 में मिला सबसे पहले। कभी भी गलती नहीं करनी है। अच्छा जी, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है जो अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है? क्या त्योहार शब्द की वर्तनी एकदम से सही है? जो अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है, तो क्या बोलेंगे? महावीर जयंती, काली पूजा, दशहरा या फिर होली? तो क्या बोलेंगे भैया? काली पूजा आयोजित की जाती है अमावस्या के दिन। काली पूजा की अगर मैं बात करूं कहां कहां पर, ये आपका पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। क्या बोलोगे? असम और उड़ीसा में मनाई जाती है। तो कभी भी पूछे काली पूजा कहाँ कहाँ पर मनाई जाती है, तो आप बता सकते हैं। दशहरा दोस्त बताइए किस किस माह में मनाया जाता है? क्या बोलोगे? जैसे ये हो गया आपका, ये अमावस्या को मनेगी। अमावस्या में कार्तिक माह को मनती है काली पूजा। कार्तिक माह में हमारा कौन सा त्योहार बनता है? कार्तिक माह में दीपावली भी बनती है। क्या बोलोगे? दीपावली भी किस में? आपका कार्तिक माह में मनती है। ठीक है, दिवाली भी किस माह में मनती है? कार्तिक में मनती है दिवाली भी। ओके, अच्छा मैं आपसे पूछूं दशहरा कब मनेगा? तो अश्विन माह में। याद है आपको दुर्गा पूजा? दुर्गा पूजा मैंने बताया था कि दुर्ग, और आपको 10 दुर्ग जीतने किस पे? अश्व पे बैठ के। होली आप बताइए दोस्त मुझको, होली आप बताइए किस महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है? मैंने आपको बताया था, और मेरे प्यारे सभी छात्रों का उत्तर मैं गजब सा चाहता हूं कि हाँ गजब अजब गजब उत्तर आना चाहिए। तो पूर्णिमा क्या बोलोगे? आपका फागुन की पूर्णिमा को। क्या बोलोगे? फागुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऐसी गणेश चतुर्थी पूछे आपसे,
गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है हिंदू माह में? तो आप कहेंगे गणेश चतुर्थी भादो माह में भाद्रपद की चतुर्दशी, यानी कि आपका क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे, चतुर्दशी को, यानी 14वीं डेट को एक ऐसी हनुमान जयंती मैंने आपको बताई थी, जरा बताएं। हनुमान जी के जो भक्त है, मैंने क्या कहा था, वो चैट नहीं करते, वो चैट नहीं करते और इस बात को वो पूर्ण तरीके से फॉलो करते हैं। तो चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है हनुमान जयंती। ठीक है, आगे आएंगे। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? कौन सा? द्वारम वेंकट स्वामी नायडू बताएंगे जी। क्या ये वायलिन बजाते थे? मैंडोलिन मैं आपको बता चुका दोस्त, मैंडोलिन अब नहीं बताऊंगा। वीणा मैं आपको बता चुका, अब नहीं बताऊंगा। ठीक है, वही याद रखने हैं बार बार, क्योंकि एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे। वायलिन की अगर हम बात करें, रागिनी शंकर का नाम बहुत प्रचलित है। रागिनी शंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं? तो आप कहेंगे वायलिन। कला रामनाथ का संबंध किससे है? कला रामनाथ का संबंध किससे है? वायलिन से संबंध है आपका। एन राजन का संबंध किससे है? आपका वायलिन से संबंध है आपका। विट्ठल रामामूर्ति का संबंध किससे है? क्या बोलोगे? विट्ठल रामामूर्ति का संबंध किससे है? तो हम कहेंगे वायलिन से संबंधित है। क्या? वायलिन से। जैसे रागिनी शंकर हैं, ऐसे ही दोस्त लक्ष्मी नारायण शंकर भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी नारायण शंकर हैं। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? मतलब लेखक कौन है? क्या किरण बेदी ने लिखी है, या जसवंत सिंह ने, या फिर अरुण शौरी ने, या फिर एमजे अकबर ने लिखी है? क्या बोलेंगे, किसकी पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस? तो आप कहेंगे भैया किरण बेदी जी की पुस्तक है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या किरण बेदी जी की अन्य पुस्तक आप जानते हैं? यस और नो? क्या बोलोगे? हिम्मत है। क्या बोलेंगे? हिम्मत है। ठीक है, ठीक है दोस्त, क्या बोलोगे आप? हिम्मत है किसकी बुक है? हिम्मत है किसकी बुक है? किरण बेदी की बुक है। और आपका व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई, क्या बोलोगे? व्हाट, क्या बोलेंगे? व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड वाई, एंड वाई, ये किसकी पुस्तक है? ये किरण बेदी जी की पुस्तक है आपका। इट इज ऑलवेज पॉसिबल, क्या बोलोगे? इट इज ऑलवेज पॉसिबल, ये एसएससी बार बार पूछता है। इट इज ऑलवेज पॉसिबल, ये किसकी बुक है आपका? और साथ में याद रख लेना, इनको जो रमन मैगसे से अवार्ड मिला वो किस वर्ष मिला था? रमन मैगसे से अवार्ड मिला इनको 1994 में। क्या बोलोगे? 1994 में। अब प्रश्न आता है कि किरण बेदी प्रसिद्ध क्यों है? ये सब जानते होंगे, तो बताएं किरण बेदी क्यों प्रसिद्ध हैं? क्या बोलेंगे आपका? अब बात आती है आपका दोस्त किसकी? आपका जसवंत सिंह की बात आएगी। एक कॉल टू ऑनर आएगा। एक कॉल टू ऑनर किसकी बुक है? एक कॉल टू ऑनर किसकी बुक है आपका? जसवंत सिंह की। अरुण शेरी की पुस्तक है प्रिपेयरिंग फॉर डेथ। क्या बोलोगे? प्रिपेयरिंग फॉर डेथ, प्रिपेयरिंग फॉर डेथ किसकी बुक है? तो अरुण शौरी की बुक है। और बुक एग्जाम में जरूर आएगी दोस्त, ये बात याद रख लेना। एमजे अकबर ने लिखा है नेहरू जी के ऊपर। क्या? नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया। क्या बोलोगे? नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया, ये एक राजनीतिक पुस्तक है और एसएससी हमेशा इंटरेस्ट रखता है। नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया किसकी है? एमजे अकबर की बुक है। एमजे अकबर की बुक है। बहुत सारे दोस्तों ने लिखा है भारत की पहली महिला आईपीएस है, बहुत बढ़िया। लोक नाट्य भांड पाथेर, भांड पत्थर कहाँ पर मारते थे बताएंगे? किस राज्य की नृत्य शैली है? वहां उस राज्य में दोस्त पत्थरबाजी बहुत होती थी, पत्थरबाजी बहुत होती थी। फिर वहां पर आपका क्या हुआ? 370 अनुच्छेद हटा। तो क्या बोलेंगे? गोवा, कश्मीर, सिक्किम या हरियाणा? भैया जी भांड पत्थर मारते थे और भांड वहां पर जश्न भी करते थे। तो भांड जश्न हो गया आपका। क्या बोलेंगे आपका? और बड़ा कूदते थे, वो पत्थर मार के कूदते थे। ठीक है भैया। दुम हाल, क्या बोलोगे? बुरा दम हाल, हाल एकदम से और दम लोगों का निकल रहा था, हाल बेकार थे वहां पर। बच्चा बच्चा भी ऐसा ही हो गया था, बच्चा नगमा। क्या बोलोगे? बच्चा नगमा। वहां के हाल में हमेशा बताता हूं आपको, हाफिजा जानती है। क्या बोलोगे? हाफिजा जानती है। आप भी जानेंगे, आप वहां भी उफ कर जाते वहां की हकीकत जान के। आप कहोगे उफ, वहां की हकीकत ये है। और रऊफ और हिकात तो बहुत पूछे जाते हैं। रऊफ, हिफात, हाफिजा, बच्चा नगमा, भांड जश्न, आपका भांड पाथेर, ये कहाँ के? जम्मू कश्मीर के हैं। कहाँ के हैं दोस्त? जम्मू कश्मीर के हैं। अच्छा जी। हरियाणा के दोस्त बताएंगे, हरियाणा के कौन कौन से हैं? तो क्या बोलेंगे भैया? गोगा और मंजिरा कहाँ के हैं? गोगा और मंजिरा कहाँ के हैं? ठीक है।
गोगा और मंजीरा कहाँ के डांस है? हरियाणा के। सिक्किम के आपसे पूछे मारूनी और कागियेद, क्या बोलोगे? मारूनी और कागियेद कहाँ का? कागियेद कहाँ का फेस्टिवल है आपका? गोवा का। दोस्त आपसे पूछे धनगर और वीरभद्र, क्या बोलोगे? धनगर और वीरभद्र। देखो धनगर के बारे में दोस्त अगर गोवा ऑप्शन में नहीं आया तो क्या लिख के आओगे, जरा बताएंगे? बोलेंगे भी फटाफट से, बोलेंगे भी फटाफट से कि गोवा, गोवा, धनगर और वीरभद्र। मुझे सारे दोस्त बताएंगे एक बार कि धनगर में यदि गोवा ना आया तो क्या आंसर लिख के आएंगे? तो आप कहेंगे भैया महाराष्ट्र उत्तर हम लिख करके आएंगे। भांड पाथेर के बारे में बात करें, इसी को हम बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ क्लाउन, क्या बोलोगे? फेस्टिवल ऑफ क्लाउन इसी को कहा जाता है, क्या बोलोगे? फेस्टिवल ऑफ क्लाउन इसी को कहा जाता है। गलती नॉट अलाउड। क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? छोटे छोटे एस्ट्रॉइड होते हैं, ये किन दो ग्रहों के बीच होते हैं? दोस्त सूर्य से ग्रहों का क्रम आप जानते हैं, मैंने बताया ये सूर्य है, और सूर्य के बाद में क्या होता है? मैंने बताया था बुश नाम का आदमी था, और बुश नाम का आदमी कहाँ रहता था? पृथ्वी पर रहता था। और भैया हिंदू धर्म को मानता था, तो मंगल बृहस्पतिवार और क्या बोलोगे? मंगल बृहस्पति और शनि को, यानी कि आपका बाल नहीं कटाता था। उसके दो बेटे कौन कौन से? अरुण, और दो बेटे थे उसके अरुण और वरुण, क्या बोलोगे? बुश नाम का, जॉर्ज बुश, बुश नाम का आदमी। तो भैया पूछ रहा है किन दो ग्रहों के बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो एकदम से ठीक आंसर आएगा मंगल और बृहस्पति के बीच में। यहाँ पर छोटे 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 क्या? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह? तो याद रख लेना आपका, क्या बोलोगे? मार्स और जुपिटर के बीच में। किसके? मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, मुझे बताइए बुध के कितने उपग्रह हैं? सबके उपग्रह की संख्या आप मुझे बताइए, जिन जिन के पूछे जाते हैं। तो बुध के कितने उपग्रह? 0 उपग्रह। शुक्र के कितने उपग्रह? 0 उपग्रह। पृथ्वी के कितने उपग्रह? आप क्या बोलोगे? एक ही है, और अपना चंद्रमा है। क्या है? एक चंद्रमा है। मंगल के बताइए फोबोस और डीमोस होंगे। कौन से होंगे? आज ये 4 याद रखेंगे, और फिर आगे उनके क्रम और उनके उपग्रहों में कौन कौन से नाम है मैं आपको बताऊंगा। ट्राइटन क्या है, टाइटन क्या है, और ट्राइटन क्या है। तीनों अलग अलग हैं, बच्चा सबको टाइटन समझता है। ठीक है, ये याद रख लेना। किस किस के बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में। दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करो। भारत का कौन सा डैम है जो साउथ इंडिया में है? साउथ इंडिया में तिलैया बांध, रिहंद बांध, गांधी सागर बांध, या फिर मैटूर बांध। देखो अगर मैं तिलैया बांध की बात करूं आपसे, तिलैया बांध कहां पर है? ये आपका दोस्त बराकर, क्या बोल देंगे इसको? बराकर नदी पर है, झारखंड में। तो झारखंड क्या साउथ में है? बराकर नदी पर है आपका, कहां पर? झारखंड में है। कहां पर? झारखंड में है। रिहंद बांध दोस्त रिहंद नदी पर यूपी में है। तो यूपी क्या साउथ में है? बोलेंगे यूपी क्या साउथ में है। गांधी सागर बांध दोस्त आपका कहां पर है? चंबल रिवर पर है, एमपी में। क्या बोलोगे? चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में। तो क्या बोलोगे? क्या ये साउथ में है? तो साउथ में पड़ेगा आपका मैटूर बांध। और मैटूर बांध किस नदी पर? कावेरी नदी पर। राज्य आप बताओगे, मैंने आपको इसी क्लास में बताया है कि कावेरी नदी पर स्थित मैटूर बांध किस राज्य में है। सारे दोस्तों से उत्तर चाहता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? भैया तमिलनाडु में स्थित है। क्या बोलोगे? तमिलनाडु में स्थित है। अब दक्षिण के कुछ चर्चित बांध मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप मुझे नदी या राज्य कम से कम एक चीज बताना। जैसे मैं आपसे बोलूं श्री सेलम बांध कहां पर स्थित है? किस नदी पर या किस राज्य में? श्री सेलम जो डैम है वो कहां पर स्थित है? तो श्री सेलम बांध आपका दोस्त क्या बोलोगे? कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा नदी पर ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। दूसरा मैं आपसे पूछूं, इडुक्की बांध बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। इडुक्की जो डैम है वो किस नदी पर स्थित है? तो क्या बोलोगे? पेरियार रिवर पर। और पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो आंसर आना चाहिए आपका भैया केरल स्टेट में ये बहती है। तीसरा मैं आपसे पूछूं सूपा बांध कहां पर है? सूपा बांध तो आपका आंसर आएगा काली रिवर पर है, काली नदी पर है। और कहां पर? कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। चौथा मैं आपसे पूछूं उजनी बांध किस नदी पर है? दक्षिण का प्रसिद्ध उजनी बांध किस नदी पर है? तो आप बोलेंगे भीमा नदी पर है। और भीमा नदी सारे बच्चों से जानना चाहूंगा भारत के किस राज्य में भीमा नदी बहती है? आप क्या जानते हैं? तो आप कहेंगे भैया भीमा नदी महाराष्ट्र में बहती है। कहां पर? भीमा नदी महाराष्ट्र में बहती है। कोई गड़बड़ नहीं करनी है आपको कभी भी।
सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। जैसे मान के चलो हमारा क्या बोलेंगे, आप जगदीप धनखड़ जी जो है हमारे, ये अभी आपका वाइस प्रेसिडेंट है, तो कभी तो इनका कार्यकाल पूरा होगा। तो जैसे ही इनका कार्यकाल पूरा होगा तो नए उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे। उनको कितने दिन के अंदर चुनना होगा? तो बहुत सारे बच्चों का 75 उत्तर आया, बहुत सारों का 90, लेकिन क्या बोलेंगे 60 दिन, अर्थात 2 माह नहीं दिया हुआ, 60 दिन दिया हो। क्या बोलेंगे 60 दिन के अंदर चुनना होगा। क्या बोलेंगे 60 दिन के अंदर चुनना होगा। मुझे बताइए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जैसे मैंने बताया था उसका निकास शनि, तो क्या बोलेंगे किस अनुच्छेद में है, किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आपको बताया गया है। मुझे उपराष्ट्रपति का आप कार्यकाल बताइए, कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो आप बोलेंगे ये 5 वर्ष का होता है। आप कहेंगे भैया ये दूसरा सर्वोच्च कार्यालय है देश का, क्या बोलोगे? सेकंड सर्वोच्च कार्यालय है। सेकंड सर्वोच्च कार्यालय कौन सा है हमारा? सेकंड जो ऑफिस आता है सीनियरिटी में वो यही है आपका। आपसे पूछे दोस्त मुझे ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाल सकता है या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ यस और नो, यस और नो में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, रूप में कार्य कर सकता है, हाँ या ना? सारे दोस्त बताएंगे कि राष्ट्रपति नहीं है तो ये कार्य कर सकता है। आप कहेंगे जी हाँ, यस कर सकता है कार्य, ठीक है। इसको जो वेतन मिलता है मुझे बताना किस बात के लिए मिलता है। क्या प्रेसिडेंट होने के लिए प्रेसिडेंट ही वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए वेतन मिलता है, वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए वेतन मिलता है, या फिर जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा का सभापति होने के लिए मिलता है? क्योंकि दोनों पद हैं। तो आप कहेंगे वाइस प्रेसिडेंट तो भैया कोई पद नहीं है, वो सिर्फ इस बात के लिए है कि राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी पूर्ति कर देगा, पूर्ति कर देगा। क्या बोलेंगे सैलरी किस बात के लिए मिलती है? क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति है। क्या बोलोगे? राज्यसभा का सभापति है, इस बात के लिए उसको सैलरी दी जाती है। और आप सारे दोस्तों से जानना चाहूंगा उपराष्ट्रपति साहब का वेतन कितना है, एक बार बोले उपराष्ट्रपति साहब का वेतन कितना है। उम्र सीमा बताइए, मिनिमम उम्र सीमा कितनी है उपराष्ट्रपति बनने के लिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी है? मैं आपसे पूछूं किस सदन का सदस्य ये होने चाहिए, किस सदन के सदस्य होंगे, किस सदन के सदस्य ये होते हैं आपका? बोलेंगे भी फटाफट से मुझे बताएंगे किस सदन की योग्यता होनी चाहिए, किस सदन में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, किस सदन में चुने जाने की योग्यता इनके अंदर होनी चाहिए कि कम से कम इतने योग्य तो हों। आपसे पूछे दोस्त आपका इनके लिए प्रस्तावक कितने होते हैं और आपका समर्थक जिनको हम अनुमोदक कहते हैं, अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है, ये आपसे प्रश्न है। इनके चुनाव में अगर मान के चलो मैं आपसे बोलूं जैसे निर्वाचन की जो जांच होगी, कोई प्रश्न आपको करना है तो वो किसका अधिकार क्षेत्र होगा? निर्वाचन पर प्रश्न। आप मुझे बताएंगे निर्वाचन को यदि चुनौती दे दी जाए तो कितने जजों की पीठ बैठेगी? निर्वाचन को यदि चुनौती दे दी जाए कि भैया निर्वाचन सही तरीके से नहीं हुआ तो कितने जजों की पीठ बैठती है, कितने जजों की बेंच बैठेगी, कितने जजों की पीठ बैठती है, ये बताएंगे। और मुझे बताना चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, चुनाव में भाग लेने वाले कौन कौन होते हैं, चुनाव में भाग कौन कौन लेगा, कौन कौन लेता है। अब ये सारी चीजें राष्ट्रपति के बारे में आप जानते होंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा दोस्त आपका, उम्र सीमा क्या बोलेंगे भैया 35 वर्ष होगी। किस सदन के सदस्य होते हैं? आप बोलोगे किसी भी सदन के नहीं, उपराष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। मैंने बोला किस सदन में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, तो योग्यता किस सदन की? तो आप बोलेंगे राज्यसभा की योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा में चुने जाएं ये योग्यता होनी चाहिए। प्रस्तावक 20 है, अनुमोदक 20 है। निर्वाचन में कोई प्रश्न हुआ तो क्या बोलोगे? सिर्फ कौन? सुप्रीम कोर्ट इस जांच को कर सकता है। और अगर निर्वाचन को चुनौती दी जाए तो 5 जजों की बेंच बैठती है। कितने जजों की? 5 जजों की बेंच बैठेगी दोस्त, 5 जजों की। निर्वाचन में कौन भाग लेगा? राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत और निर्वाचित दोनों, मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। क्या बोलोगे? मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं, कभी भी गलती नहीं करनी है। जैसे हमने देखा था राष्ट्रपति साहब के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, हाँ या ना? आप कहेंगे जी नहीं भैया, वहां पर भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, वहां पर भाग नहीं लेते हैं।
भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन सा होता है? जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है, जो भारत सरकार का प्रमुख होता है, ठीक है। क्या बोलेंगे आपका? भारत सरकार का प्रमुख ऐसे नहीं, भारत सरकार के जो कानूनी मामले हैं उनमें प्रमुख होता है। भारत सरकार का प्रमुख तो राष्ट्रपति होगा। क्या बोलेंगे? तो भारत के राष्ट्रपति या भारत के न्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसको आर्टिकल 76 में बताया गया है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा। बताना वर्तमान में कौन है दोस्त? वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? वर्तमान में एजीआई बोलते, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आप कहेंगे आर वेंकट रमणी है जी। कौन है? आर वेंकट रमणी है, ठीक है। और ये क्या होते हैं? ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। क्या बोलोगे? मुख्य कानूनी सलाहकार किसका? आपका भारत सरकार का कौन होता है? तो क्या बोलोगे? मुख्य कानूनी सलाहकार भारत सरकार यही होते हैं आपका। और सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का, सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रमुख वकील कौन होगा? तो ये सरकार का पक्ष रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रमुख एडवोकेट कौन होगा? तो आप कहेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। योग्यता कितनी है? हाई कोर्ट में कितने वर्षों तक? बोलेंगे भैया अगर मैं योग्यता की बात करूं, योग्यता की बात करूं तो हाई कोर्ट में कितने वर्षों का अनुभव होना चाहिए? तो आप कहेंगे हाई कोर्ट में भैया जी 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कितने का? 10 वर्ष का अनुभव इनका होना चाहिए हाई कोर्ट का। एक तो ये बात, सॉरी, एक तो ये बात। एक अगर मैं आपसे पूछूं दोस्त, ये इनकी जो पदावधि होती है वो कितने वर्षों तक होती है? और मुझे बताएं इनको जो वेतन मिलेगा वो कितना मिलता है? पदावधि और वेतन ये आप मुझे बताइए। मैं बताऊं आपको कि ये संयुक्त अधिवेशन में, संयुक्त अधिवेशन में क्या इनका रोल होता है? संयुक्त अधिवेशन में क्या इनका अभिनय या बोले क्या इनका रोल होता है वो आपको बताना है। और मैं बताऊं आपसे कि पहले मुझको बताइए, पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे? पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने कोर्ट में पक्ष रखा? तो आप क्या बोलेंगे भैया? पदावधि क्या बोलोगे? और वेतन ये राष्ट्रपति के अनुसार होते हैं, राष्ट्रपति के अनुसार। राष्ट्रपति साहब जो तय कर दे, राष्ट्रपति साहब जो तय कर दे वही होंगे इनके। संयुक्त अधिवेशन में क्या होगा? ये भाग ले सकते हैं, हाँ जी भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते हैं। भाग ले सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते हैं। आर्टिकल 88 के अनुसार भाग लेते हैं। आर्टिकल 88 के अनुसार ज्वाइंट जो मीटिंग होती है संयुक्त अधिवेशन। मुझे बताइए संयुक्त अधिवेशन दोस्त मैंने बताया था इसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और संयुक्त अधिवेशन जो है किस अनुच्छेद में है? सारे दोस्तों से उत्तर मैं चाहता हूं। पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ये थे आपके, क्या बोलोगे? सीएम सीतलवाड़। क्या बोलोगे? सॉरी सीएम नहीं, एमसी सीतलवाड़। क्या बोलेंगे? एमसी सीतलवाड़, ठीक है। क्या बोलोगे? चिम्मन लाल सीतलवाड़ थे। एमसी सीतलवाड़ ये पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने। जो कब बने थे? 1950 और 63, 1950 से 63। या पूछे कौन सा भारत का दोस्त आपका महान्यायवादी है जो सर्वाधिक समय तक रहा? तो सर्वाधिक समय तक भी कौन रहे हैं? एमसी सीतलवाड़ रहे हैं। एक बार थम्स अप करें, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? देखो वेदों को पढ़ने के लिए या वेदों को समझने के लिए उनके ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए कि भैया ये ब्राह्मण ग्रंथ है, इनको समझने में काम आएगा। आर्टिकल 108 सही उत्तर आपने दिया था। तो क्या बोलेंगे भैया? ऐत्रेय किसका होता है? ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे सतपथ है आपका, सतपथ किसका है? ये यजुर्वेद का है। किसका? यजुर्वेद का है। और किसका? आपका यजुर्वेद की शुक्ल शाखा का है, शुक्ल शाखा का है, ठीक है, शुक्ल शाखा का है। अच्छा अगर आप मैं आपसे पूछूं गोपथ किसका है? गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो आप कहेंगे गोपथ है भैया अथर्ववेद का। किसका? अथर्ववेद का है। अगर मैं आपसे पूछूं आर्षे ब्राह्मण किसका है? आर्षे ब्राह्मण किसका है? आर्षे ब्राह्मण, तो आपका आंसर आएगा भैया वह आपका सामवेद का है। क्या बोलोगे? आर्षे ब्राह्मण किसका है? वह सामवेद का है। कभी गलती नहीं करनी है। सर आपकी बुक कब आएगी? आज शाम 6 बजे वीडियो में बताऊंगा दोस्त आपको। आप लोगों को पता होगा आज शाम 6 बजे एसएससी जीडी के लिए आखिरी आपके 50 दिन कौन कौन से टॉपिक्स आपको, जो आप पेड क्लासेस से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किन टॉपिक्स पर आपको ध्यान देना है, उस सब के लिए आज शाम 6 बजे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँगा यूट्यूब चैनल पर ही। तो करेक्ट 6 बजे आप उस वीडियो को देखना मित्र ना भूलें। एक बार थम्स अप कर देंगे, टाइम आप सब लोग जानते हैं। क्योंकि दोस्त जब हम तैयारी करते हैं तो एक स्ट्रेटजी अगर हमारे पास हो, हमको ये पता हो कि भैया किन टॉपिक्स का वेटेज ज़्यादा है, हम तो आपके भरोसे
से हैं। तो दोस्त, आप अपने भाई की बात पर भरोसा करते हो उन टॉपिक्स को अपना बहुत मजबूत बनाना, और आप देखना कि आपका जो ऐसा समय होता है कि छात्रों का वो बेकार के टॉपिक, अननेसेसरी टॉपिक्स को अपना समय दे देता है जिनका परीक्षा में कोई महत्व नहीं होता। ठीक है। अजमेर शरीफ पर जाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? अजमेर शरीफ है कहाँ पर, ये बताएंगे। तो कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है आपका। याद रख लेना। अजमेर शरीफ कहाँ पर है दोस्त आपका? सारे दोस्त बताएंगे अजमेर कहाँ पर है आपका। ये राजस्थान में स्थित है। और मुझे बताइए कौन से सूफी संत का संबंध है, कौन से सूफी संत के लिए ये अजमेर शरीफ जाना जाता है, किस सूफी संत के लिए इनको जाना जाता है? जैसे निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, वह तो नई दिल्ली में स्थित है। और मैं आपसे पूछूं कि भैया, तो आप क्या बोलेंगे? शेख सलीम चिश्ती बोल दे। सलीम के लिए तो भैया कहाँ पर है? आगरा में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में है। बोलेंगे भाई औलिया, गलत उत्तर दिया। किसी भी बच्चे का अभी तक उत्तर ठीक नहीं आया है। मैंने बोला कौन से, बोलेंगे भाई फटाफट से नहीं उत्तर आया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या बोलोगे? बहुत सारे दोस्तों ने लिखा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो चिश्ती सिलसिला के प्रमुख थे, चिश्ती सिलसिला के प्रमुख थे। अजमेर शरीफ का निर्माण अगर पूछे, अजमेर शरीफ का निर्माण निर्माण ये किसने शुरू कराया था? इल्तुतमिश ने शुरू कराया था। क्या बोलोगे? इल्तुतमिश ने, किसने? इल्तुतमिश ने शुरू कराया था। मैंने एक दिन आपको बताया था इल्तुतमिश का शासनकाल। क्या आप मुझे बता सकते हैं दोस्त इल्तुतमिश का शासनकाल क्या है? भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह हुआ, जो रामोसी जनजाति ने ही किया, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, यानी बीच में। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यह घटित हुआ था। बुंदेलखंड क्षेत्र यानी यूपी एमपी वाला क्षेत्र, छोटा नागपुर का पहाड़, या फिर पश्चिमी महाराष्ट्र में। क्या बोलोगे भैया जी? पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ था। और यहाँ पर है आपका रामोसिस जनजाति। क्या बोलोगे? रामोसिस जनजाति ने यह विद्रोह किया था। दरअसल में क्या था यह विद्रोह, जो नेतृत्व इसका किया, याद रखेंगे ये विद्रोह बहुत पूछे जाते हैं। किसान विद्रोह है, 1822 में हुआ। महाराष्ट्र के सतारा जो जगह है, वहां पे अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था, वहां पर अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था कि भू राजस्व को अनलिमिटेड, बड़ा बड़ा भारी मात्रा में बढ़ा दिया। तो चित्तौड़ सिंह के नेतृत्व में वहां के जो जनजातीय किसान थे वो भिड़ गए। किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी से। ऐसे ही कुछ विद्रोह एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोल विद्रोह है 1831-32 का। ये किसान विद्रोह है, आपको पता होने चाहिए। 1831-32 का हुआ। पूछता इसका नेतृत्व किसने किया? तो बुद्धो भगत ने किया। क्या बोलोगे? बुद्धो भगत ने इसका नेतृत्व किया था आपका। कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में दोस्त ये विद्रोह हुआ। दूसरा आपसे पूछेगा संथाल विद्रोह, बताइए किस वर्ष हुआ? संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो आप कहेंगे 1855 और 1855-56 में हुआ। सिद्धो कान्हू, दो नाम और आप बताएंगे, ये मामा बुआ के लड़के थे। क्या बोलोगे? सिद्धो था भैया एक, एक कान्हो था। सिद्धो, कान्हू, कान्हू था आपका एक चांद, और एक आपका भैरव। आपसे पूछे ये कहां पर हुआ था आपका? ये झारखंड में हुआ। कहां पर हुआ? झारखंड में हुआ। और इसके लिए तो पहाड़ी भी पूछी जाती हैं, राजमहल की पहाड़ियां। क्या बोलोगे? राजमहल की पहाड़ियों पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, और यही है जिसने 1857 की क्रांति को एक आंच भी दी थी। 1857 की क्रांति को तीव्र भी थोड़ा किया था। मुंडा विद्रोह। क्या बोलोगे? मुंडा विद्रोह आपका, मुंडा विद्रोह 1899 और 1900 में हुआ। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। ये भगवान है बिरसा मुंडा वहाँ के। क्या बोलोगे? वहाँ की जनजातियों के लिए झारखंड में। कहाँ पर? झारखंड में। आपसे बोले रंपा विद्रोह कहाँ पर हुआ? रंपा विद्रोह दोस्त ये है 1822-24 का, जिसको आप बोलते ट्रिपल आर मूवी में। क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश में ये हुआ था। आंध्र प्रदेश में ये हुआ था। और अल्लूरी सीताराम राजू इसके नेतृत्व करता थे। अल्लूरी सीताराम राजू। क्या बोलोगे? अल्लूरी सीताराम राजू ने क्या किया था? इसको लीडरशिप दी थी, यानी इसका नेतृत्व किया था। क्या बोलेंगे? इसका नेतृत्व किया था। दिनेश पासवान जी, बहुत ठीक उत्तर आपने दिया। नवीन बेनीवाल, किरण पौशिवल, राजेश सिवानी। ठीक है, आगे आएंगे। डीपी धर द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार और लॉन्च की गई? डीपी धर ने कौन सी योजना को, मतलब किस योजना का मॉडल डीपी धर के मॉडल पर आधारित था? क्या बोलेंगे भैया?
छठी पंचवर्षीय योजना, सातवीं, चौथी की पांचवी? तो आपका आंसर आएगा भैया जी पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था 1974 से 78। ये डीपी धर मॉडल पर थी। मुझे बताइए पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? 1951 से 56 वाली जो थी, तो क्या बोलोगे? हेराल्ड डोमर था। क्या था? हेराल्ड डोमर मॉडल था। आप मुझे दूसरी का मॉडल बताइए, आप मुझे दोस्त तीसरी का मॉडल बताइए कौन सा था? आप मुझे दोस्त चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल बताइए। ये दूसरी थी 56 से 61, किस मॉडल पर थी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर थी। क्या बोलोगे? पीसी महालनोबिस मॉडल पर थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 1951 से 56, ये 56 से 61, ये 61 से 66 थी आपका। ये थी आपकी जॉन सैंडी थे एक, सैंडी और चक्रवर्ती मॉडल पर थी। सैंडी और चक्रवर्ती मॉडल पर थी। और ये आपका 1969 से जो 74 थी, ये दोस्त आपका गाडगिल फॉर्मूला था। क्या? गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। ये 5 बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा किसी का मॉडल आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है दोस्त, ठीक है? क्या बोलेंगे? किसी का मॉडल आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। सर जी सॉरी मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता। अंकुश राठौड़ जी, नहीं दोस्त इसमें अच्छे बुरे की बात नहीं है। एक टीचर से बच्चा वैल्यूज सीखता है, और अगर हम अपनी किसी गलती के लिए सॉरी बोलते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं होती दोस्त, ठीक है? कोई भी बुराई नहीं होनी। सर आईपीसी कहाँ से पढ़ूं? आईपीसी के लिए बच्चे यूट्यूब पर मेरी मैराथन पड़ी हुई है। जिनका भी यूपीएसआई का एग्जाम हो आप डाल सकते हैं, आईपीसी नवीन सर मैराथन, सीआरपीसी नवीन सर मैराथन, दोनों मैराथन पड़ी हुई हैं। आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? आगे आएंगे, कोई दिक्कत? भैया उड़ीसा में प्रसिद्ध है बिरसा मुंडा। भाई साहब झारखंड में भी संथाल विद्रोह हुआ, वहां भी वो फेमस है, वहां भी उनको भगवान का दर्जा प्राप्त है मेरे बच्चे। सिक्का अधिनियम 2011 भारत के मूल्य वर्ग रुपए तक के सिक्कों को जारी करने की अनुमति देता है। कितने रुपए तक के सिक्के जारी कर सकता है? बोलेंगे 5,000 रुपए तक के, 100,000 रुपए तक के, या फिर 500 रुपए तक के? तो क्या बोलोगे? 1,000 रुपए तक के सिक्के जारी कर सकता है। अच्छा, ऐसे जैसे आरबीआई का एक्ट आया, कब आया था आरबीआई का एक्ट? 1934 में आया। आरबीआई एक्ट आया जी 1934 में। ये कितने मूल्य के रुपए के नोट बताता है? तो क्या कहता है? 2 रुपए से लेकर के, क्या कहता है? 2 रुपए से लेकर के, यानी 2 रुपए से शुरू करके और 10,000 तक का नोट। क्या बोलोगे? कितने रुपए तक का नोट? 10,000 तक का। 10,000 तक का नोट कौन? आपका आरबीआई छापेगा, 1 रुपए का नहीं छापेगा। 1 रुपए का नोट हमारे देश में कौन छापता है बताएंगे? तो अगर 1 रुपए का नोट है दोस्त, 1 रुपए का अगर नोट है, तो आप क्या बोलोगे? उसको जी वित्त मंत्रालय छापेगा। कौन छापेगा? उसको वित्त मंत्रालय छापता है। कौन? उसको आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री छापता है। और उस पर जो साइन होंगे, वो किसके होंगे? फाइनेंस सेक्रेटरी के होंगे, वित्त सचिव के होंगे। लेकिन 2 रुपए से लेकर के उससे ऊपर मूल्य का कोई भी नोट है, यहाँ पर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। क्या बोलोगे? आरबीआई गवर्नर के द्वारा साइंड बाई आरबीआई गवर्नर होगा। ये तो हम सब जानते हैं। अच्छा, यहां पर इंपॉर्टेंट बताएं, सिक्के से मतलब क्या हुआ? कॉइन। और भारत में कितनी टकसाल हैं दोस्त बताएं? भारत में कितनी टकसाल हैं, कितनी मिंट हैं भारत में? तो आप कहेंगे भारत में 4 मिंट हैं आपका। जैसे कि 4 मिंट में से एक आती है आपकी मुंबई। क्या बोलोगे? मुंबई की मिंट है। एक आपकी दोस्त हैदराबाद की मिंट है। क्या बोलोगे? हैदराबाद की मिंट है। एक आपका नोएडा में टकसाल है। और एक टकसाल कहां पर है? आपकी कोलकाता में है। कहां पर है? कोलकाता में एक आपका टकसाल है। किसी भी सिक्के को देख के आप पहचान सकते हैं। जैसे मुंबई है, मुंबई में जब आपका कोई सिक्का आपके हाथ में हो, आप देखना उसके नीचे ईयर लिखा हुआ हो 2022, उस ईयर के नीचे एक साइन बना हुआ होगा डायमंड का, तो आप समझ जाएंगे ये सिक्का कहां पर छपा है, कहां पर ढाला गया है। छपता नहीं है सिक्का, नोट छपता है, सिक्का तो ढाला जाता है। हैदराबाद की मिंट है आपका, तो उस पर स्टार बना हुआ होगा ईयर के नीचे। नोएडा की टकसाल है तो दोस्त उस पर डॉट बना हुआ होगा, डॉट मतलब ऐसे। और कोलकाता पर कोई साइन नहीं होता। कोलकाता की टकसाल में जो सिक्के ढाले जाते हैं उन पर कोई साइन आपको नहीं मिलेगा। तो आप किसी भी सिक्के को देख के बता सकते हैं कि ये सिक्का कहां पर हुआ, ठीक है? तो जैसे नोट तो मशीन में छप जाएंगे, तो टकसाल किसको बोलते हैं? मिंट को बोलते हैं, जहां पर सिक्के ये ढाले जाते हैं, यानी कि सिक्के तैयार किए जाते हैं। ओके, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो पानी में घुलनशील, और एक होते हैं फैट। फैट बोले तो वसा में घुलनशील। तो वसा में क्या नाम आया? वसा। बी और सी को छोड़कर, बी और सी को ही छोड़ दीजिए, ए डी ई के, ए डी ई के। अब बचे क्या? तो पानी बचा। तो पानी में कौन कौन से होंगे? जो यहाँ बच गए वसा वाले, बी और सी हो गया। बी और सी, तो कोई सा छाट लीजिए इसमें से, तो क्या हो जाएगा मित्र? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कभी भी गलती नहीं करनी है। आगे आएंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिकों के परिवार से संबंधित नहीं है? जो कार्बन फैमिली में नहीं आता, कार्बन फैमिली में नहीं आता है, वो कौन सा है? सबके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। जैसे डेकिन की अगर हम बात करें, आपका C10H22 होता है, तो इसमें तो कार्बन आता है। अमोनिया नोनिन की अगर हम बात करें आपका, या फ्यूरोन की हम बात करें आपका, तो आप क्या बोलोगे? नोनिन में हम बोलेंगे C9H18 हो जाता है आपका, और फ्यूरोन में होता है C4 और H40 हो जाता है आपका। तो क्या बोलेंगे आपका भैया? अमोनिया जो है, अब हमको कुछ नहीं पता था, ये देखो जर्नल फॉर्मूले नहीं है, तो आपको उस पर फोकस ही नहीं करना, याद ही मत करो। मैं कह रहा हूँ ये याद ही नहीं करना आपको। तो आप क्या बोलेंगे? अमोनिया का फॉर्मूला तो जानते हो ना सब लोग, NH3। NH3, इसमें कहीं कार्बन आता है? इसमें कहीं कार्बन आता है? दोस्त किसी भी एग्जाम के लिए आप इस प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। आप सोचे अलग अलग एग्जाम के लिए, भाई मैं पूरे दिन 6-7 घंटे पढ़ाता हूँ। अभी बच्चे बोल रहे हैं कि यूपी पुलिस के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करा दो, अभी बच्चे बोल रहे हैं यूपी के लिए जी आपका यूपी जी के बोल रहे हैं यूपी के लिए GS का प्रैक्टिस सेट करा दो। तो भाई आप समझो, आपके लिए कराएगी टीम, निश्चिंत रहो, लेकिन सारी चीज़ें मैं करा दूँ ये संभव नहीं है। आप प्लीज़ इतनी थोड़ी दया भाव तो रखो मेरे लिए भाई, इतना तो रखो। एक क्लास ऐसे ही तैयार नहीं होती है, ठीक है? मतलब तुम समझदार हो यार, थोड़ा समझा करो प्लीज। हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 8000 रिलीज हुई है? संभव हो पाता तो आपके लिए मैं सब कुछ संभव कर पाता, लेकिन जब एक साथ परीक्षाएं आए तो वहाँ अब पहले जो एग्जाम आएगा, अब यूपी पुलिस पहले आता तो पहले यूपी पुलिस में एक्टिव हो जाते, GD में नहीं होते। अब GD का एग्जाम आपका मान के चलो कि पहले एक्टिव हो गया ना, तो ऐसा तो नहीं है कि GD का बीच में बंद करके यूपी कांस्टेबल शुरू कर देते, ऐसा तो नहीं होता। GS सारे एग्जाम के लिए सेम है, ये आपको समझना होगा, ठीक है? क्या बोलेंगे? बायोपिक आपका किसकी भैया? ये मुथैया मुरलीधरन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आप बोलोगे इनके जो भैया, ये आपका एक टेस्ट में इनके जो विकेट हैं, ये कहाँ के? श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, और टेस्ट में इनके विकेट थे 88। ऑफ स्पिनर एक गेंदबाज थे ये कि आपका, और ODI में मुथैया मुरलीधरन के विकेट पूछे तो आपसे आप कहेंगे 534 विकेट है। कैसी मूवी बनी है ये अभी बायोपिक? ये तमिल मूवी बनी है। क्या बोलोगे? ये एक तमिल मूवी बनी है, तमिल मूवी बनी है, जिसमें अभिनेता यानी मुथैया मुरलीधरन का जो रोल किया है वो मधुर मित्तल जी ने किया है। किसने किया है? मधुर मित्तल जी ने किया है। और क्रिकेट के बारे में एक बड़ी घोषणा अभी हुई, आपका एक शब्द है वो आपसे पूछा जाएगा SSC के एग्जाम्स में, बेजबॉल शब्द किस खेल से जोड़ा गया है? बेजबॉल शब्द को किस खेल से जोड़ा गया है? तो बेजबॉल क्रिकेट की एक डिक्शनरी है आपका, याद रख लेना, बेजबॉल वर्ड को कोलिंस डिक्शनरी में जोड़ा गया। अब आपसे पूछ ले कोलिंस डिक्शनरी का संबंध किस गेम से है? तो कोलिंस डिक्शनरी का संबंध है आपका, कोलिंस डिक्शनरी का संबंध है आपका, क्या बोलेंगे आपका भैया जी? अब तो हम समझ गए किससे है, क्रिकेट से है कोलिंस डिक्शनरी, ठीक है भाई साहब? कोलिंस डिक्शनरी का संबंध है, ठीक है? ये आपको याद रख लेना, कभी भी गलती ना करें। श्रीलंका के बारे में आपको ये बात याद है या नहीं कि ICC ने हाल ही में श्रीलंका को प्रतिबंधित कर दिया, यस और नो? कि हाल ही में ICC ने क्या कर दिया है? श्रीलंका को प्रतिबंधित कर दिया है, ये बात आप जानते हैं या नहीं? हाल ही में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई? तो कहां पर आयोजित हुई दोस्त? ये जकार्ता में। और जकार्ता किसकी राजधानी है? क्या बोलोगे भैया जी? ये इंडोनेशिया की राजधानी है, इंडोनेशिया की राजधानी है। और किसने इसमें भाग लिया था? भाग लिया है इसमें राजनाथ सिंह ने। किसने? राजनाथ सिंह ने, राजनाथ सिंह ने इसमें भाग लिया है। सारे दोस्त बताइए राजनाथ सिंह जी के पास में कौन सा मंत्रालय है? फिलहाल में राजनाथ सिंह जी के पास में कौन सा मंत्रालय है? आसियान का फुल फॉर्म बताइए, क्या बोलोगे भैया? ये होता है आपका एसोसिएशन, क्या बोलोगे? एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि जो दक्षिण पूर्व के एशियाई देश हैं उनका एक संगठन है। इसका जो स्थापना हुआ दोस्त, आपका स्थापना हुआ इसका 1967 में, किससे? बैंकॉक घोषणा से। क्या बोलोगे? बैंकॉक घोषणा से इसका स्थापना हुआ। मुझको बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? क्या बोलेंगे? इसका हेडक्वार्टर यानी कि इसका जो सेक्रेटरिएट है, सचिवालय है, वह आपका कहाँ पर है? जकार्ता में ही स्थित है, जकार्ता में ही स्थित है, ठीक है? सॉरी, जकार्ता में ही स्थित है, सॉरी गलत लिख गया अभी जकार्ता में ही स्थित है। मुझे बताइए आसियान दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? आसियान दिवस कब मनाया जाता है, यानी आसियान की जो स्थापना हुई वो किस डेट को हुई थी? तो आसियान दिवस एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, 8 अगस्त को मनाया जाता है। मुझे बताइए इसमें वर्तमान में सदस्य कितने हैं? वर्तमान सदस्य कितने हैं इसमें? और फिर आप मुझको बताना इसके संस्थापक सदस्य कितने थे? संस्थापक यानी फाउंडर मेंबर्स कितने थे? तो अभी वर्तमान में इसमें 11 हैं, और 11
11वां बना है आपका ईस्ट तिमोर, यानी कि पूर्वी तिमोर जो बना है वो 11वां देश बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्थापक सदस्य दोस्त इसमें 5 थे। भारत जो बना आसियान का सदस्य है, भारत पूर्ण रूप से आसियान का जो सदस्य बना दोस्त, भारत पूर्ण रूप से आसियान का मित्र जो सदस्य बना वो बना था आपका 1995, क्या बोलोगे, 1995 से। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें ये दो हैं, स्थापना, इसका पूरा नाम, और सचिवालय। क्या बोलोगे, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस भैया जी, आपका स्थापना 1967 बैंकॉक घोषणा से 8 अगस्त 1967 को ये स्थापित हुआ। भारत इसका सदस्य बना 1995 से। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 को मंजूरी दी है? क्या, किसके लिए? ड्रोन के प्रचालन के लिए जो सुरक्षा पॉलिसी है, जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, बोलेंगे भाई फटाफट से। केरल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? क्या बोलोगे, उत्तर प्रदेश। क्या बोलेंगे भैया, उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई है। और ड्रोन को लेकर के दो बड़ी चीजें हुई, भारत ड्रोन शक्ति, क्या बोलोगे, भारत ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम। क्या बोलोगे, ड्रोन शक्ति 2023 कार्यक्रम ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो आप बोलेंगे ये आयोजित हुआ हिंडन एयरबेस पर। और हिंडन एयरबेस ये कहाँ पर स्थित है आपका? क्या बोलोगे भैया, ये गाजियाबाद में स्थित है। गाजियाबाद कहाँ पर आपका? उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। एक तो ये, दूसरी बात याद रख लेना, ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो कहाँ पर आयोजित हुआ? क्या बोलोगे, ड्रोन इंटरनेशनल एक्सपो 2024 कहाँ पर आपका? क्या बोलोगे, प्रगति मैदान में। कहाँ पर आयोजित होगा? प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा। कहाँ पर? प्रगति मैदान नई दिल्ली में ये आयोजित होगा। ठीक है, प्रगति मैदान नई दिल्ली में ये आयोजित होगा। और आज का दोस्त देखो, मैं बहुत चुनिंदा चीज़ें मान के चलो, मैं आपको अगले लगभग हमारी जितने भी 30-40 दिन क्लास होंगी, उन 40 दिन में मैं आपको जो 40 स्लाइड दिखाने वाला हूँ, इनको तुम दोस्त ना अपना स्क्रीनशॉट लेके आपके तन बोलते ना एकदम से आपके ब्लड में ये बहना चाहिए। और ये वो जानकारी है जिससे आप आने वाले अपने एग्जाम का सारा करंट अफेयर, सारा डेटा, सब कुछ आप जो इंपॉर्टेंट डेटा है मैं धीरे धीरे वो आपको डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, तो आपको अगले दिन ये पढ़ के आना है। और कैसे बोलेंगे, भारत यूएन में, यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने? अरिंदम बागची बने। कौन? अरिंदम बागची। भारत के पहले दलित और 12वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? हीरालाल सामरिया बने हैं। यूएन लेखा परीक्षक के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू, ये कैग हैं भारत के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बिम्स्टेक के नए महासचिव, इंपॉर्टेंट बात क्यों है? क्योंकि ये पहले भारतीय बन गए हैं, तो इंद्रमणि पांडे बने हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय आइकन किसको चुना गया? राजकुमार राव को। भारत के नए महासर्वेक्षक कौन होंगे? हितेश कुमार मकवाना होंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा बने हैं। मध्य प्रदेश मोहन यादव, मामा जी को हटा दिया गया यहाँ पर, और यहाँ पर बुआ जी को हटा दिया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बने हैं आपका, और तेलंगाना के सीएम बने हैं रेवंत रेड्डी। कौन? रेवंत रेड्डी। तो ये दोस्त बहुत सेलेक्टेड है, और इसको मैं अपने स्तर से सेलेक्ट कर रहा हूँ। और आप विश्वास मानना, जब अपने स्तर से मैं सेलेक्ट करूंगा आपके एग्जाम के लिए, तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और मैंने बताया आज शाम 6 बजे अपने अगले दिन 50 दिन जो मैं आज टॉपिक्स बताऊँ ना दोस्त, उनको फॉलो करना प्लीज। और आप जब एग्जाम में दो तो वो टॉपिक्स आपके तैयार होने चाहिए। मैं आपको कुछ टॉपिक्स आज देने वाला हूँ 6 बजे, हर सब्जेक्ट का, पूरे जीएस का क्या कवरेज रहेगा आपका, कि आपको किन टॉपिक्स को, भैया इतना सारा इकोनॉमिक्स है, पढ़े तो पढ़े क्या। तो दोस्त मैं आपको बताऊंगा प्रायोरिटी पर क्या रखे, और बाकी सबको आप बस पढ़ सकते हैं, मतलब एज यूजुअली पढ़ सकते हैं। और याद रख लेना आप लोग, समय लगे जब विरुद्ध भागने, क्या बोलेंगे, समय लगे जब विरुद्ध भागने, चारों तरफ, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, समय लगे जब विरुद्ध भागने, लगे चारों तरफ भय जागने, काले वन में जुगनू भर सी जीवित एक आस रखना, एक उम्मीद रखना। मेरे दोस्त तुम बस खुद पर विश्वास रखना। तो तुम्हारा खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है इस दुनिया में। मैं या अन्य अध्यापक बाद में हैं, सबसे पहले आपका दोस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और जिसके अंदर बोलते ना कि आत्मविश्वास है, वह आगे जाता है। आपको आगे बढ़ने के लिए दोस्त सिर्फ ये देखना है कि मेरा एग्जाम है, मुझको ये चीज
चीज़ें पढ़नी है। आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी आप देख ही रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को, वो खुद फ्रस्ट्रेट है, तो जिसको कर रहे हैं वो मोटिवेट, वो तो क्या ही होगा। आजकल आप लोगों को सब पता, मैं आपसे हमेशा से कहता था ना कि मोटिवेशन से दूर रहना है, तो आप लोगों के सामने आ रही होंगी कहानी। आदमी खुद मोटिवेट नहीं रह पा रहा है तो और बाकी लोगों को क्या मोटिवेट करेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जागरूक बनिए, किसी बहकावे में मत आइए। जागरूक होना इसको कहते हैं कि आपकी बेसिक नीड्स या ज़रूरत क्या है, आपके अंदर क्या कला है, आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, आप उसको कहाँ यूज कर सकते हैं दोस्त, उसको करिए और एक दिन सब अच्छा होगा। वो उम्मीद, वो आत्मविश्वास आप खुद पर रखिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। और दोस्त, वीडियो के बाद में ये होमवर्क के क्वेश्चन को लिखना, इसका आंसर करना ना भूलें। मोहाजिर 10 ड्रोन को किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं तो इसका मतलब आपको एक अनुशासित छात्र की तरह उत्तर देना होगा। मिलते हैं 6 बजे स्ट्रेटजी की वीडियो के साथ में, और वहां पर मैं अपनी बुक के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि हमने पिछले 1 वर्ष में बुक पर जो मेहनत की वो आज आपके सामने उस वीडियो में आने वाली है 6 बजे। तो जरूर जुड़े वीडियो से। थैंक यू, नमस्ते।